हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास 12th में मैं एमसीक्यूज पर वीडियोस बना रहा हूं बच्चों। आपको यहां पर एक प्लेलिस्ट मैंने मेंशन की है एमसीक्यू फिजिक्स क्लास 12। इसमें आपको सभी चैप्टर से एमसीक्यूज वीडियोस मिलती रहेंगी। मैं ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में 2 वीडियोस डाल चुका हूं फर्स्ट चैप्टर से, तो ये थर्ड वीडियो मेरा होने वाला है फर्स्ट चैप्टर से, जिसमें मैं और भी अच्छे अच्छे एमसीक्यूज यहां पर डिस्कस करूंगा बच्चों। सो आप सभी वीडियोस को बहुत सिंसियरली देखें। मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि जितने भी ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन जरूर लगेंगे और आप टर्म 1 में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, सभी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें, सभी एमसीक्यूज को बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करें, ध्यान से समझें। तो चलिए फटाफट थर्ड वीडियो के फर्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं जल्दी से। ओके, तो अब बाकी वीडियोस पे आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे और यहाँ पर प्लेलिस्ट में भी आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे बच्चों चैनल। तो बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी थर्ड वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। यहाँ पर बोला जा रहा है सॉफ्ट बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज, देन इट्स रेडियस इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स अनचेंज्ड और मे इंक्रीज और डिक्रीज। क्या होगा बच्चों? जल्दी ऑप्शंस देख लीजिए आप, क्या होना चाहिए। मान लीजिए एक बबल है, सॉफ्ट बबल, इसको हमने नेगेटिव चार्ज दिया, तो बच्चों नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सरफेस पर। ओके, तो जो ये चार्ज नेगेटिवली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सरफेस पर, यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा, यानी नेगेटिव नेगेटिव को रेपेल करेगा और ड्यू टू दिस रिपल्शन बबल का साइज थोड़ा इंक्रीज करेगा, यानी इसकी रेडियस जो है वो क्या होगी बच्चों? इंक्रीज करेगी यहां पर। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, एंड ये सॉफ्ट बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज, देन इट्स रेडियस इंक्रीजेस। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन आउट फ्रॉम अ बॉडी टू प्रोड्यूस 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी, यानी कितने इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकाले जाएं। मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेते हैं, तो n इलेक्ट्रॉन कितने होंगे कि यहां पर बॉडी पर 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस हो जाए। तो हमने एक क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा है बच्चों, क्या होता है? Q इक्वल्स टू NE, E होता है यहाँ पर एलिमेंट्री चार्ज। ओके, चार्ज कितना प्रोड्यूस होना है? 1 कूलम। ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हमें यहाँ पर क्रिएट करनी होगी? तो वो होगा n। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? प्राइमरी चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो n क्या हो जाएगा बच्चों? n हो जाएगा 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो ये आएगा, देखिए ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻18, यानी n की वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन्स हमें यहां से टेकन आउट करने होंगे, तभी इस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस होगा। यानी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? -1 कूलम। ओके, तो अगर आप यहां से -1 कूलम चार्ज निकाल लेते हो तो यहां पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, तो आप ये भी बोल सकते हैं, किसी क्वेश्चन में भी आ सकता है कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर -1 कूलम बनाते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18, और जितने यहां से चार्ज निकला है, कितना निकला है? -1 कूलम हमने निकाला है, तो इतने की यहाँ पर डिफिशियंसी हो गई। तो कितना क्रिएट हो गया? +1 कूलम। ओके, तो अगर आप वापस से इलेक्ट्रॉन लेकर जाओगे तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना होगा? नेट चार्ज 0 होगा। तो इनिशियली अगर बॉडी न्यूट्रलाइज थी, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल थी, तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 6.25 इंटू 10⁻18, और वहां पर चार्ज प्रोड्यूस हो गया +1 कूलम। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल इज, देख लीजिए ऑप्शन 0 होगा, 1 होगा, -1 होगा या इनफाइनाइट होगा। ओके, सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल इज 0, 1, -1 और इनफाइनाइट। तो ऑप्शन होगा यहाँ पर इनफाइनाइट। देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है कि वो क्या होता है? किसी मीडियम का, उस मीडियम की परमिटिविटी अपॉन वैक्यूम की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो देखिए मेटल की जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, वेरी लार्ज होती है। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो न्यूमरेटर में वैल्यू अगर बहुत ज्यादा होगी तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज इनफाइनाइट। और मेटल जो होगा सरफेस, जैसे कोई भी आप बॉडी ले लीजिए, मेटेलिक बॉडी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होता है, तो चलिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बच्चों? इनफाइनाइट होता है। राइट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आर, यानी यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सी हो सकती है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो देखिए डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? से पी से हम डिनोट करते हैं, होता है यहाँ पर P इक्वल्स टू Q2A। ओके, मान लीजिए 2 चार्जेस हैं, एक प्लस और एक माइनस, एक है +Q और एक है -Q। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, एक की पोलैरिटी पॉजिटिव होती है, एक की नेगेटिव होती है। दोनों के बीच का सेपरेशन होता है 2A।
तो यहां पर देखिए Q हो गया चार्ज, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, Q2A, Q की यूनिट हो गई कूलम और 2A की हो गई मीटर। तो इस तरीके से डाइपोल मोमेंट की यूनिट बनती है बच्चों, क्या बनती है, कूलम मीटर। तो यहां पर देखिए ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कूलम मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंसेस टॉर्क ओनली, टॉर्क एज वेल एज नेट फोर्स, फोर्स ओनली, नन ऑफ दीज। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में है बच्चों। मान लीजिए फील्ड है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड होगा E2। ओके, तो अगर यहाँ पर E1 है तो पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा F1 जो कि होगा QE1। अगर यहाँ पर चार्ज है Q, ओके, यहाँ पर चार्ज है -2, तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F2 जो हो जाएगा बच्चों QE2। तो आप देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में F1 F2 इस डाइपोल पर फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स यहाँ पर हमें मिलेगा कुछ, नेट फोर्स 0 नहीं होगा, नेट फोर्स 0 नहीं होगा बच्चों। और वो क्या होगा, वो होगा F1 माइनस F2 और F2 माइनस F1। वो डिपेंड करता है F1 ज्यादा है F2 ज्यादा है। ओके, अब जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगा उसी डायरेक्शन में डाइपोल मूव करेगी। अब देखिए यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं, तो यहाँ पर एक टॉर्क भी लगेगा। ओके, जब दो अपोजिट डायरेक्शन में सिस्टम पर फोर्स लग रहे होते हैं और जो उनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो अलग अलग होता है, तो उस केस में डाइपोल क्या करती है, रोटेट करती है। तो ये अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन भी करेगी। तो यहां पर टॉर्क भी होगा, नेट कुछ टॉर्क भी होगा और नेट कुछ फोर्स भी होगा, यानी ये दोनों 0 नहीं होंगे। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, टॉर्क एज वेल एज नेट फोर्स। यानी यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टॉर्क भी लगेगा और कुछ फोर्स भी लगेगा। ऑल्दो अगर यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो उस केस में फोर्स 0 होता नेट और कुछ टॉर्क लगता। वो हम ऑलरेडी प्रीवियस एमसीक्यू वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम, 1 कूलम पर जूल, 1 जूल कूलम। तो देखिए 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट यानी वोल्ट जो यूनिट है वो या तो पोटेंशियल की होती है या पोटेंशियल डिफरेंस की होती है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, एक ए और एक बी, और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी से ए पर लाया जा रहा है और कुछ वर्क हो रहा है यहाँ पर। यानी बी को अगर हम ए पॉइंट पर लेकर जाएंगे, ओके, किसी फील्ड में, तो हमने कुछ वर्क किया होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और बी के बीच में वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, कितना वर्क लगा इस यूनिट चार्ज को बी से ए तक पहुंचाने में। तो मान लीजिए अगर वर्क लगा हमारा 1 जूल, ओके, और 1 कूलम हमारा चार्ज है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, 1 वोल्ट। तो यहाँ पर 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल पर कूलम के इक्वल होता है, 1 जूल पर कूलम, यानी 1 जूल वर्क लगेगा 1 कूलम चार्ज को बी से ए पर पहुंचाने के लिए अगर, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 1 वोल्ट। ओके, तो ए का कुछ पोटेंशियल होगा, बी का कुछ पोटेंशियल होगा, वो बात अलग है। ओके, तो यहाँ पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है, वो 1 जूल पर कूलम के इक्वल होता है। ओके, इसका मतलब है 1 जूल वर्क किया गया है यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराने के लिए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फॉर इज। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम अमाउंट, अभी तक मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कितना ऑब्जर्व हुआ है अभी तक। तो आप देखेंगे 1 कूलम 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, 1.6 × 10 की पावर 19 कूलम और 4.8 × 10 की पावर 19 कूलम। ओके, यहाँ पर कूलम भी है यूनिट। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है बिल्कुल सही होगा, मिनिमम अमाउंट यानी एलिमेंट्री चार्ज की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है बच्चों 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलम, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल है, राइट। इलेक्ट्रॉन पर यही चार्ज होता है लेकिन ये नेगेटिव काइंड का होता है। प्रोटॉन पर भी सेम चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, लेकिन पॉजिटिव काइंड का होता है। न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है बच्चों 0। तो देखिए मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो है अभी वो कितना है, एलिमेंट्री चार्ज है, वो 2 काइंड का हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो मिनिमम अमाउंट लेकिन है कितना मैग्नीट्यूड वाइज, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। अगर किसी बॉडी पर कुछ नेट चार्ज है तो यही एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी इसी का n टाइम्स होगा, 1 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा एंड सो ऑन। ओके, तो मिनिमम चार्ज इतना ही किसी बॉडी पर पॉसिबल है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा बच्चों। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर इज। ऑप्शंस देख लीजिए आप, 45 डिग्री, 135 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है। ओके, मान लीजिए एक सिचुएशन हम ले लेते हैं, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर सरफेस है। तो रेक्टेंगुलर सरफेस जो है वाई जेड प्लेन में है, तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा यानी एरिया की डायरेक्शन जो होगी वो किधर होगी, एक्स एक्सिस की तरफ। और मान लीजिए इधर ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू द सरफेस, फ्लक्स हो जाएगा ई डॉट ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट, जिसका एक्सपेंशन होगा ई ए कॉस थीटा। और थीटा होता है एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर, यानी फील्ड लाइंस के बीच में एंगल और एरिया के बीच में एंगल। तो यहां पर फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी, और कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो गई तो फ्लक्स हो जाएगा ई ए, राइट। तो कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा अगर 1 होता है, कॉस थीटा अगर 1 होता है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होता है तो मैक्सिमम फ्लक्स जो है यहां पर होता है, मैक्सिमम फ्लक्स होता है, सरफेस होता है। मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहां पर कोई एंगल बनाया होता, कोई भी एंगल बनाया होता, कुछ और एंगल बनाया होता, तो फील्ड इतना, फ्लक्स इतना नहीं होता, ये उससे कम हो जाता, राइट। अगर एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होता तो उस केस में तो फ्लक्स 0 हो जाता, फ्लक्स थ्रू द सरफेस, राइट। इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के प्लेन के साथ परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनाए, राइट। अगर यहां पर फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर के साथ ना बोला जाता और बोला जाता प्लेन के साथ, सरफेस के प्लेन के साथ, तो यहां पर 90 डिग्री ऑप्शन होता। लेकिन अभी बोल रहे हैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के साथ क्या फील्ड एंगल बनाए कि मैक्सिमम फ्लक्स पास करे। तो ई ए कॉस थीटा के अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तब फ्लक्स ई ए हो जाएगा, और थीटा अगर 0 होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी। और थीटा 0 होने का मतलब क्या है कि फील्ड लाइंस या फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एरिया वेक्टर की तरफ ही है, और एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर की जो बच्चों के डायरेक्शन होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ओके, यहां पर जो एन कैप है, ये एन कैप इज द डायरेक्शन which is in the direction of x axis, पॉजिटिव x axis। तो n कैप जो है यूनिट वेक्टर है किसका, एरिया वेक्टर का, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 डिग्री हो गई। तो ऑप्शन यहां पर क्या होगा बच्चों, 0 डिग्री। 0 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड ए क्लोज सरफेस, फ्लक्स ड्यू टू दैट चार्ज इनसाइड द सरफेस विल बी। यानी आप समझिए यहां पर कि चार्ज जो है बच्चों वो सरफेस के बाहर है, तो यहां पर हमें बताना है फ्लक्स थ्रू द सरफेस, यानी नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। देखिए यहां से अगर मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, जैसे बोला जा रहा है फ्लक्स ए चार्ज है वो आउटसाइड है क्लोज सरफेस के, तो यहां से अगर कोई फ्लक्स पास भी करेगा इस तरह से, तो देखिए जो एंटर किया है उतना ही बाहर लीव कर गया है। तो नेट फ्लक्स हम ये नहीं कह सकते कि यहां से कुछ है, या तो नेट फ्लक्स का बोला जाता है, या तो सरफेस से बाहर आ रहा हो, या तो सरफेस से सिर्फ बाहर आ रहा हो, या सरफेस से सिर्फ अंदर जा रहा हो। ओके, या तो पॉजिटिव फ्लक्स हो, नेगेटिव फ्लक्स हो। लेकिन यहां पर नेट फ्लक्स 0 क्यों होगा, क्योंकि जितना यहां से एंटर करेगा उतना ही यहां से लीव कर जाएगा। ओके, और गॉस थ्योरम भी यही कहती है कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, इसके इक्वल होता है चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर तो चार्ज एनक्लोज ही नहीं है, ये चार्ज तो सरफेस के बाहर है, तो यहां पर जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स थ्रू द सरफेस, वो क्या होगा बच्चों, वो 0 होगा, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following law explain the relation between the charge inside a surface and electric flux। देखिए यहां पर गॉस लॉ, बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी गॉस लॉ ही ऐसा लॉ है जो फ्लक्स और चार्ज इनसाइड ए सरफेस को रिलेट करता है। क्या कहता है गॉस लॉ, गॉस लॉ ये कहता है कि मान लीजिए अगर कोई एनक्लोज सरफेस है, उसके अंदर कोई चार्ज है Q, तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, ये चीज हमें समझनी है। अब ये फ्लक्स जो है ये इनवर्ट भी हो सकता है, यानी नेगेटिव फ्लक्स भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी आउटवर्ड भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि जो चार्ज इनसाइड है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगा, यानी पॉजिटिव फ्लक्स होगा। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव फ्लक्स होगा, इनवर्ट की तरफ होगा। लेकिन होगा कितना उसका मैग्नीट्यूड आप यहां पर देखेंगे, और कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये गॉस लॉ है, ये भी आप ध्यान रखें, और गॉस लॉ ही रिलेट करता है चार्ज एनक्लोज इनसाइड सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। यहां पर फाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और Q है यहाँ पर चार्ज एनक्लोज, और एप्सिलॉन नॉट है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अगर यहाँ पर आप मीडियम चेंज कर देते हैं इस सरफेस के अंदर, तो यही एक्सप्रेशन बन जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन होगा उस मीडियम की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
if the flux lines or field lines are coming out of the surface, flux linked to a surface is said to be, ऑप्शन देख लीजिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और नन ऑफ दीज। बोला जा रहा है कि अगर फील्ड लाइंस सरफेस से बाहर की तरफ आ रही हैं तो ऐसे फील्ड लाइंस या ऐसे फ्लक्स को हम क्या कहेंगे, यानी फ्लक्स लिंक्ड टू अ सरफेस सेड टू बी क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा, जीरो कहलाएगा या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन देख लीजिए आप कि बच्चों अगर किसी एनक्लोज सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज है तो फ्लक्स कैसा होता है, इनवर्ड की तरफ होता है, चार्ज की तरफ होता है। ओके, इन्फिनिटी से फील्ड लाइंस जो है उस सरफेस की तरफ आ रही होती हैं जहां पर वो चार्ज रखा हुआ है। और ये कोई एनक्लोज सरफेस, इसने उसको एनक्लोज किया हुआ है, मेटेलिक नहीं है। कैसा है बच्चों, ये कोई सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस जिसने उसको एनक्लोज किया हुआ है, राइट, ये बोला जा रहा है इमेजिनरी सरफेस है कोई। तो ऐसे फ्लक्स को हम बोलते हैं नेगेटिव फ्लक्स, राइट, यानी इनवर्ड है। और अगर चार्ज किसी सरफेस के अंदर पॉजिटिव होता है तो फ्लक्स बाहर की तरफ जाता है, आउटवर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फ्लक्स। तो यहां पर बोला जा रहा है कि अगर फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, का मतलब सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और फील्ड लाइंस आउटवर्ड की तरफ आ रही हैं, कमिंग आउट, तो ऐसे फ्लक्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव फ्लक्स, जो कि यहाँ डायग्राम बी में बोला जा रहा है। और डायग्राम ए में आप देखें यहाँ पर फ्लक्स कैसा है बच्चों, इनवर्ड है, तो ऐसे को हम बोलते हैं नेगेटिव। खैर यहाँ पर तो फील्ड लाइंस आउटवर्ड बोली जा रही हैं, तो यहाँ पर बी वाला केस होगा और फ्लक्स कैसा होगा हमारा, पॉजिटिव फ्लक्स होगा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इनसाइड ए क्यूब, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द क्यूब सरफेस। अब देखिए, अगर एक क्यूब के अंदर कोई डाइपोल है, इवन क्यूब के अंदर भी नहीं, किसी भी सरफेस के अंदर है, मान लीजिए स्फेरिकल भी है, ओके, स्फेरिकल सरफेस है या क्यूबिकल सरफेस है, उसके अंदर अगर डाइपोल है तो जो फ्लक्स होगा बच्चों वो कैसा होगा, जीरो होगा, क्योंकि पॉजिटिव से जितना फ्लक्स निकलेगा नेगेटिव पे वापस उतना ही आ जाएगा। तो नेट फ्लक्स फ्रॉम द सरफेस क्या होगा, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो स्फेरिकल सरफेस हो, कैसा भी हो, नेट फ्लक्स फ्रॉम द सरफेस कैसा होगा, वो जीरो होगा, नो फ्लक्स एट ऑल होगा। ओके, अगर गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी आप देखें तो गॉस थ्योरम कहती है फ्लक्स कितना होता है, चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप यहां पर आप नेट चार्ज एनक्लोज देखें तो कितना हो जाएगा, देखिए नेट चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो प्लस क्यू माइनस क्यू क्या होगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स जो होगा बच्चों जीरो होगा, यानी नो फ्लक्स एट ऑल। अगर कोई डाइपोल, याद रखिएगा, अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी सरफेस के अंदर एनक्लोज है, चाहे वो सरफेस स्फेरिकल हो, चाहे क्यूबिकल हो, कैसा भी हो, चाहे क्यूबॉइड हो, लेकिन एनक्लोज कर रखा हो उसने उसको, तो नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस जो होगा वो जीरो होगा, फ्लक्स नो फ्लक्स एट ऑल होगा, क्योंकि जितना वो एंटर कर रहा है उतना ही लीव कर रहा है बच्चों। तो यहां पर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सो बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।